हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब ठीक ठाक। तो हम पढ़ रहे थे नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया। आज हम पढ़ने वाले हैं नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया के उदाहरण के बारे में कि हमारे पास नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया के कौन कौन से एग्जाम्पल हुआ करते हैं और बोर्ड से रिलेटेड हमारे पास कौन कौन से इंपोर्टेंट एग्जाम्पल। इससे पहले हमने नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रकार पढ़े थे SN1 और SN2। तो आज हम शुरू करेंगे नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के उदाहरण। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं, होता क्या है कि मेरे पास एक एल्किल हैलाइड होगा, R हमारे पास एल्किल होता है और X हमारे पास क्या होता है, हैलाइड होता है। जब यहां पर कोई न्यूक्लियोफाइल एंटर करेगा, मतलब ये न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन करेगा, तो ये जो एल्किल हैलाइड होता है RH जो होता है वो पोलर होता है, पोलर नेचर। पोलर नेचर मतलब ध्रुवीय प्रकृति, ध्रुवीय प्रकृति, आयनों में टूट जाना। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे पास R और X में X की विद्युत ऋणात्मकता बहुत ज्यादा होती है, तो ये साहजिक इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है, जिस कारण बॉन्ड X की तरफ को शिफ्ट होगा और R पे प्लस होगा और X पे माइनस होगा। R पे प्लस और X पे माइनस मान के चल रहे हैं वैसा। एक्चुअल में होता है ये देखना होता है कि R पे प्लस कब आता है, कार्बोकेटाइन कब बनता है, जब SN1 रिएक्शन हो तभी तो R पे प्लस आता है। हो सकता है न्यूक्लियोफिलिक कैसा हो, SN2, तो तब थोड़े R पे प्लस आएगा। हम मान रहे हैं कि हमारे पास बॉन्ड यहाँ को शिफ्ट हो जाएगा, X पे माइनस और R पे प्लस। अब दूसरी ओर हमारे पास कौन है, न्यूक्लियोफाइल। वो न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर अटैक करेगा, R प्लस से जुड़ेगा, तो हमें क्या मिलेगा, RNU मिलेगा और X माइनस ले ग्रुप, राइट। हाँ, तो हमारे पास होने वाला क्या है कि एक न्यूक्लियोफाइल का दूसरे न्यूक्लियोफाइल के द्वारा प्रतिस्थापन होने वाला है। तो हम इसी प्रकार की कुछ प्रतिस्थापन की बात आज हम करेंगे। मान के चले हमारे पास यहाँ पर R जो होगा, R की जगह हम क्या क्या पुट कर सकते हैं, मींस एल्किल की जगह हम पुट कर सकते हैं CH3। मैंने पढ़ा रखा है कि एल्किल क्या होता है, एल्केन में से एक हाइड्रोजन को कम कर देने पर जो यौगिक प्राप्त होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, एल्किल बोलते हैं। जैसे मान लीजिए CH4 है, CH4 को मीथेन बोलते हैं। हम एक हाइड्रोजन अगर कम कर दें तो CH3 मिलेगा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथाइल हो जाएगा। मतलब एन हट के क्या लग जाएगा, आई लग जाएगा, एन हटेगा और आई लग जाएगा। तो हम CH3 का नाम क्या पढ़ेंगे, मिथाइल। इसी प्रकार से एथेन होता है, C2H6, एक हाइड्रोजन कम होगा तो C2H5 मिलेगा, इसका नाम हम पढ़ेंगे इथाइल। इसी प्रकार से हमारे पास C3H7 हो सकता है, सब पढ़ेंगे, 3 को प्रो बोलते हैं और एक हाइड्रोजन हट रहा है तो हम क्या लगाएंगे, आई प्रोपाइल। इसी प्रकार से हम C4H9 हुआ करता है, C4H9, 4 कार्बन को ग्रुप बोलते हैं, सिंगल बॉन्ड हट रहा है तो हम क्या जोड़ेंगे, आई जोड़ेंगे। तो R की जगह हम क्या क्या पुट कर सकते हैं, R की जगह हम CH3 रख सकते हैं, C2H5 रख सकते हैं, C3H7 रख सकते हैं और C4H9 रख सकते हैं। यहीं पर ही डिस्कस करते हैं, वहां तो हम बस पुट करेंगे। X की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, हैलाइड। X की जगह हम पुट कर सकते हैं FCl Br, ये X की जगह हम पुट कर सकते हैं, इन्हें हम हैलाइड बोलते हैं। नेमिंग की अगर हम बात करेंगे तो हम बोलेंगे फ्लोराइड, इसे हम कहेंगे क्लोराइड, Br को हम कहेंगे ब्रोमाइड और I को हम कहेंगे आयोडाइड। तो आज हम कुछ इस प्रकार के सब्स्टिट्यूशंस के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो जहां पर हमारे पास एक न्यूक्लियोफाइल एंटर करेगा और दूसरा न्यूक्लियोफाइल यहां से निकलेगा। तो ऐसा कुछ प्रतिस्थापन पढ़ने वाले। तो नोट करें आप इसको, अगर नोट करना है पेन कॉपी उठा लीजिए। आज सारा इंपोर्टेंट वर्क चलेगा, बड़ा इंपोर्टेंट से, बोर्ड से रिलेटेड बहुत इंपोर्टेंट है। तो पेन और कॉपी आपके पास होना चाहिए और नोट्स साथ साथ बनाते रहेंगे, नोट्स बनाते रहेंगे साथ। रफ करना है। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं हाइड्रोक्सिल समूह। हाइड्रोक्सिल समूह कौन सा होता है, OH द्वारा प्रतिस्थापन।
हाइड्रोक्सिल समूह द्वारा प्रतिस्थापन, यानी कि न्यूक्लियोफाइल हमारे पास कौन होगा, OH ग्रुप होगा। और अगर हम X की जगह X हटा दे और OH लगा दे तो ROH बनेगा। ROH को हम क्या बोलते हैं, अल्कोहल। तो फॉर्मेशन किसकी होगी, अल्कोहल की होगी, मतलब अल्कोहल का निर्माण होगा, अल्कोहल का निर्माण होगा, अल्कोहल का निर्माण होगा। भाई हिंदी में भी लिख लेना, कुछ वर्ड का यूज करा दो इंग्लिश में ताकि आगे प्रॉब्लम ना आए, कुछ वर्ड यूज करा दो। मैं हाइड्रोक्सिल भी लिख सकते हैं आप हिंदी में, मैं कह रहा हूं कुछ वर्ड आप इंग्लिश में यूज करा करें ताकि आगे जब आप 12 पास कर लो तो उसके बाद आपको दिक्कत ना हो इंग्लिश में, क्योंकि सारी क्लासेस इंग्लिश में चलती है ना, तो उससे आगे दिक्कत ना हो, इसलिए मैं यहाँ पर मैक्सिमम वर्ड इंग्लिश का यूज करता हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। तो हमारे पास जब हम हाइड्रोक्सिल समूह द्वारा प्रतिस्थापन करेंगे तो फॉर्मेशन किसकी होगी, अल्कोहल की होगी। तो हम एक पार्ट लिखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जलीय कास्टिक पोटाश, कास्टिक पोटाश, जिसका नाम होता है, सॉरी फॉर्मूला होता है KOH, कास्टिक पोटाश। जलीय होना चाहिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कास्टिक पोटाश कैसा हो, जलीय या जलीय कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा NaOH। कास्टिक सोडा क्या होता है, NaOH। दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हैं, कास्टिक पोटाश ले सकते हैं या कास्टिक सोडा ले सकते हैं, लेकिन होना कैसा चाहिए, जलीय। जलीय मतलब कास्टिक सोडा को जल में मिला रखा हो या कास्टिक पोटाश को क्या मिला रखा हो, जल के अंदर मिला रखा हो। तो होता क्या है कि जब हम एल्किल हैलाइड की डेफिनेशन लिख लो, जब एल्किल हैलाइड की कास्टिक पोटाश, सॉरी जलीय कास्टिक पोटाश या जलीय कास्टिक सोडा से क्रिया कराते हैं तो अल्कोहल बनते हैं। ठीक है, क्या लिखोगे डेफिनेशन में, जब एल्किल हैलाइड की जलीय कास्टिक पोटाश या जलीय कास्टिक सोडा से क्रिया कराते हैं तो अल्कोहल बनते हैं। चलिए देखते हैं, कास्टिक पोटाश होता है KOH और कैसा है ये जलीय। जलीय को शॉर्ट फॉर्म में हम AQ लिखते हैं, क्योंकि जलीय को इंग्लिश में बोलते हैं एक्वस। क्या बोलते हैं, एक्वस। लिख देता हूं इधर में, जलीय को हम क्या बोलते हैं, AQUOUS, एक्वस बोलते हैं। शॉर्ट फॉर्म में AQ से डिफाइन करते हैं। मतलब अगर KOH के नीचे में AQ लगा दूं, इसका मतलब KOH किसमें घुला हुआ है, जल के अंदर घुला हुआ है। और शायद आपको मैंने बताया था जल का फॉर्म होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू, मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू बहुत ज्यादा होती है जल की। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मतलब क्या होता है कि दो आवेशों के बीच जो आकर्षण बल होता है, दो विपरीत आवेशों के बीच जो आकर्षण बल होता है, जल उसको कमजोर करता है और आयनों ब्रेक करता है। बात समझ में? मान लीजिए मेरे पास एक -Q है और एक +Q है, इनके बीच आकर्षण होगा। अगर मैं इन दोनों को वाटर में डाल दूं तो H2 क्या करेगा, इनके बीच के आकर्षण को तोड़ देगा, इनके बीच के आकर्षण को तोड़ देगा। जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जितना ज्यादा होगा वो उतनी तेजी से इनके बीच के आकर्षण बल को तोड़वाएगा। आगे बात समझ? तो KOH को हमने कहां डाल रखा है, जल के अंदर डाल रखा है। शायद बात समझ में, तो मैं नोट लिख देता हूं यहां पर। अब जब आपने जल के अंदर डाल रखा है तो ये तो पोलर नेचर का होता है। R पे क्या आने वाला है प्लस, X पे क्या आएगा माइनस, क्योंकि बॉन्ड किसकी तरफ ब्रेक होगा, बॉन्ड ब्रेक होगा R की, सॉरी X की तरफ, क्योंकि विद्युत ऋणात्मकता किसकी ज्यादा होती है, X की ज्यादा होती है R से। तो X पे माइनस और R पे प्लस, राइट। अब यहाँ बताइए K पे क्या आने वाला है प्लस, क्योंकि हमने कहा डाल रखा है इसको जल के अंदर, तो जल से आयन ब्रेक करा देगा। K पे क्या होता है प्लस, OH पे क्या होता है माइनस। अब इसका प्लस इसके माइनस की डिमांड करेगा और इसका प्लस इसके माइनस की डिमांड करेगा। मतलब यह है कि R प्लस के पास पहुंच जाएगा OH, तो R इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा और इसके साथ बॉन्ड बनाएगा। फॉर्मेशन किसकी होगी, ROH की। और बाय प्रोडक्ट क्या निकलेगा, K प्लस और X माइनस, मतलब क्या निकलने वाला है KX।
इसे मैं क्या कहूंगा, एल्कोहल। आगे कुछ बात समझ, इसे हम क्या कहेंगे बोलो, एल्कोहल। अब मैंने भी बताया था आर की जगह हम क्या क्या पुट कर सकते हैं। सपोज दैट आर की जगह हमने पुट करा C2H5, C2H5 और X की जगह आपने पुट करा Br, तो इसका नाम क्या होगा बोलो, हाँ C2H5 को इथाइल बोलते हैं और Br को हम ब्रोमाइड, तो इसका नाम क्या होगा, इथाइल ब्रोमाइड। अगर मैं इथाइल ब्रोमाइड की रिएक्शन कास्टिक पोटाश से करा दूं, कैसा है कास्टिक पोटाश, एक्वस, जलीय है, तो क्या होगा, अभी आपने देखा भाई, ब्रेकिंग कर दो कोई दिक्कत नहीं है, आपको ब्रेक पता चल गया कि भाई C2H5 बॉन्ड जो बन रहा है वो Br और C2H5 के बीच बन रहा है, बॉन्ड जो बन रहा है K और OH के बीच बन रहा है। मान लो ये आयनिक कंपाउंड है, और वैसे तो ये आयनिक कंपाउंड है लेकिन मान लो चलो, अब विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा किसकी है, Br की, तो बॉन्ड किसकी तरफ को शिफ्ट होगा, Br की तरफ को, तो C2H5 पे क्या आएगा बताओ, प्लस, और Br पे क्या आएगा, माइनस, क्योंकि बॉन्ड जिसकी तरफ को ब्रेक होता है उस पे माइनस आता है, ब्रेक वाले पे उतना ही प्लस आता है। यहाँ पर बताओ बॉन्ड किसकी तरफ को शिफ्ट होगा, ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता बहुत ज्यादा है, तो O पे माइनस और K पे प्लस, मतलब OH पे माइनस और K पे प्लस, K प्लस कहाँ जाएगा Br के पास, OH कहाँ जाएगा C2H5। कहने का मतलब यहाँ से ये होगा कि K प्लस और Br माइनस को मिलकर क्या बाहर करेंगे, KBr, और साथ में हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा, C2H5, OH और प्लस K। नाम बताओ इसका नाम क्या है, C2H5 को क्या बोलते हैं, जी हाँ एथिल, और OH को हम क्या बोलते हैं, एल्कोहल, तो इसका नाम क्या होगा, एथिल एल्कोहल। बात समझ में आई, इसे हम क्या कहेंगे, एथिल एल्कोहल। अगर आप R की जगह CH3 रख दें, CH3 रख दें तो CH3 हमारे पास क्या होगा, CH3Br, X की जगह Br रख दो, Cl रख दो, कुछ भी। CH3 को हम क्या बोलते हैं, मिथाइल, Br को क्या बोलते हैं, ब्रोमाइड, इसका नाम क्या होगा, मिथाइल ब्रोमाइड। और अगर हम मिथाइल ब्रोमाइड की रिएक्शन किससे कराएं, कास्टिक पोटाश या NaOH से करा दें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कैसा होना चाहिए, एक्वस होना चाहिए। तो मतलब K पे क्या आने वाला है, प्लस, Br पे क्या आने वाला है, माइनस, तो KBr तो बाहर, प्रोडक्ट क्या मिलेगा भाई, CH3OH, और साथ में क्या बाहर यहाँ पर KBr। इसका नाम CH3 को मिथाइल बोलते हैं और OH को हम क्या बोलते हैं, एल्कोहल। तो सबसे पहले आपको ये रिएक्शन नोट करनी है, फिर ये करनी है, और नोट डाल के फिर ये करनी है, नोट डाल के ये करनी है। बात समझ में आ गई। अगर हम एल्किल हैलाइड की जलीय कास्टिक पोटाश से क्रिया कराएं तो प्रोडक्ट क्या बनते हैं, एल्कोहल बनते हैं। बोलने के तो नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं रिएक्शन करने, जलीय कास्टिक पोटाश, ये लिखना बहुत जरूरी है, ये लिखना बहुत जरूरी है। अगर आप ये लिखना भूल गए और प्रोडक्ट ये बना दिया तो आपके नंबर कट जाएंगे, वो गलत है। क्योंकि जब हम आगे पढ़ेंगे अभी तो आपको पता चल जाएगा कि ये लिखना क्यों जरूरी है। इसे नोट करो, फिर हम इसका बी पार्ट लेते हैं, इसे नोट करो, नोट कर लिया, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो बी पार्ट लेते हैं हम, नम सिल्वर ऑक्साइड से, नम सिल्वर ऑक्साइड, नम सिल्वर ऑक्साइड से नम सिल्वर ऑक्साइड से, नम सिल्वर ऑक्साइड से क्रिया लिख लो। जब एल्किल हैलाइड की नम सिल्वर ऑक्साइड से क्रिया कराते हैं, सिल्वर ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है Ag2। Ag2 हमें पता है कि भाई Ag पे +1 होता है और ऑक्साइड पर डाई माइनस होता है, ऑक्सीजन पे 2 माइनस होते हैं। अब इनका फॉर्मूला बनाना है तो इसकी वैलेंस इसके नीचे आएगी, सफिक्स में आएगी, और इसकी वैलेंस इसके सफिक्स में आ जाएगी, मतलब इसका चार्ज इसके नीचे, इसका चार्ज इसके नीचे। अब Ag पर अगर हम बात करें और ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन का चार्ज Ag पर आएगा, कितना आएगा, क्योंकि 2 माइनस इसलिए 2 आएगा,
और सिल्वर पे कितना आएगा एक, सॉरी ऑक्साइड पे कितना आएगा एक, क्योंकि सिल्वर पर कितना प्लस चार्ज है एक। तो फॉर्मूला बनेगा Ag2O1 और O1 तो 1 को तो लिखते ही हैं, तो फॉर्मूला क्या बनेगा Ag2। इसे हम बोलते हैं सिल्वर ऑक्साइड, सिल्वर ऑक्साइड, इसे हम सिल्वर ऑक्साइड, इसे हम क्या बोलते हैं एल्किल हैलाइड। अब ये सिल्वर ऑक्साइड कैसा है, नम, नम मतलब नमी, जल, इसके अंदर जल नमी, तो आपने इसमें क्या डाल रखा है H2 भी डाल। अब आपको एक बात पता होनी चाहिए, वो बात ये है, मैं यहाँ पर नोट करके दिखा रहा हूँ, वो बात ये है कि अगर कहीं पर भी आपको ऑक्साइड दिख जाए और ऑक्साइड दिखने के बाद वाटर दिख जाए, तो ऑक्साइड वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं, जुड़ जाते हैं। ऐसा मान के चले कि ऑक्साइड जल के साथ जुड़ जाते हैं, ऑक्साइड जल के साथ क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। कहीं पर भी अगर आपको ऑक्साइड दिखे और वाटर दिखे, क्योंकि नम ऑक्साइड था इसलिए यहाँ पर पहले Ag2O इस वाटर के साथ ऐड हो जाएगा, जुड़ जाएगा, और जुड़ने के बाद क्या देगा, देखो जुड़ने के बाद क्या देगा Ag2O कितने हो जाएंगे, एक O यहाँ है, एक O यहाँ है, O2, और हाइड्रोजन कितने हैं H2। दोनों के पास देखो क्या कॉमन है, दोनों के पास दो दो है, दो कॉमन आ गया, तो दो बाहर ले लो और बचेगा क्या आपके पास AgOH। क्या बचा बताओ, AgOH। बात समझ में आ गई। इसका मतलब कि जो नम ऑक्साइड है, नम सिल्वर ऑक्साइड है, वो नम सिल्वर ऑक्साइड क्या है, AgOH है, क्योंकि नम सिल्वर ऑक्साइड जो है वो वाटर को एब्जॉर्ब करके क्या बना लेगा, AgOH बना लेगा। मतलब रिएक्शन किससे हो रही है, वैसे तो मैं सिल्वर ऑक्साइड से कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में रिएक्शन होती इसलिए ये सिल्वर ऑक्साइड जो है वो क्या है, AgOH। अब उसको ब्रेक करो एल्किल हैलाइड को। भाई एल्किल हैलाइड कैसे ब्रेक होगा, R पे प्लस X में माइनस, क्योंकि R की भी सॉरी X की विद्युत ऋणात्मकता बहुत ज्यादा बॉन्ड को अपनी तरफ को ब्रेक कराएगा, X पे माइनस आएगा और R पे प्लस आएगा। अब ये चीज वाली ये जो चीज है वो ये है, इसे ब्रेक करो, Ag में प्लस होता है तो OH पे क्या होता है माइनस। अब ये OH कहां जाएगा, R प्लस के पास, Ag प्लस कहां जाएगा, X माइनस के पास, यानी कि प्रोडक्ट क्या बन रहा है बोलो, ROH। क्या बन रहा है, ROH, और साथ में क्या बन रहा है बताओ, AgX। ROH मींस अल्कोहल, इसको हम बोलेंगे सिल्वर हैलाइड, X तो हैलाइड है ना। तो ध्यान रखना, जब हम एल्किल हैलाइड की नम सिल्वर ऑक्साइड से क्रिया कराते हैं, नम सिल्वर मतलब इसके अंदर नमी भी है, वाटर भी है, नम सिल्वर ऑक्साइड से क्रिया कराते हैं तो प्रोडक्ट क्या बनता है, अल्कोहल बनता है। कैसे बनता है, हमने बताया आपको कि सिल्वर ऑक्साइड जो होता है वो जल को एब्जॉर्ब कर लेता है, जल के साथ जुड़ जाता है, और जब जल के साथ ही जुड़ेगा तो हमें क्या देगा, Ag2O2H। दो कॉमन आ रहा था इसलिए हमें क्या मिला, 2AgOH। मतलब ये हुआ कि Ag पे प्लस होता है OH पे माइनस, तो जब मैं इसकी ब्रेक करूंगा Ag पे प्लस होगा OH पे माइनस होगा, OH माइनस जाएगा R प्लस के पास तो ROH बना लेगा, Ag प्लस जाएगा X माइनस के पास तो क्या बनाएगा, AgX पे। अब रिएक्शन बैलेंस नहीं है, Ag कितने हैं, दो, रिएक्शन बैलेंस नहीं है, Ag कितने हमारे पास दो, उधर Ag कितने हैं, एक, तो Ag को बैलेंस करो, दो करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो जब 2 से मल्टीप्लाई करिए आपने तो x भी कितने हो गए, 2 हो गए, दिख रहा है क्या, x भी कितने हो गए, 2, 2x करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई यहां कर दो। अब यहां देखो r कितने हो गए, r x तो ठीक है 2 हो गए, क्योंकि इस 2 की मल्टीप्लाई इसमें भी जाएगी और इसमें भी जाएगी। अब r भी 2 हो गए, इधर r कितना है, 1, तो 2 से मल्टीप्लाई यहां कर दो, r 2 हो गए, राइट। अब O कितने हो गए, 2, 1 और 1 2, हाइड्रोजन कितने हैं, 2, तो 2 हाइड्रोजन। अब बैलेंस इक्वेशन बहुत बढ़िया, R की जगह पुट करो, मान लीजिए आप पुट करना चाहते हो C2H5 और X की जगह पुट कर दो Br, भाई ClBrI कुछ भी रख सकते हैं आप, एनिमल। C2H5 का नाम बोलो एथिल, Br का नाम बोलो ब्रोमाइड, एथिल ब्रोमाइड। रिएक्शन किससे करा रहे हैं, नम सिल्वर ऑक्साइड से, नम सिल्वर ऑक्साइड।
अगर ये नम है तो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा, ऑक्साइड है ना, वाटर के साथ जुड़ जाएगा, H2O2 सॉरी Ag2O2H2 देगा, दो कॉमन आएगा तो AgOH बन जाएगा। जब हम ब्रेक करेंगे तो Ag पे प्लस और OH पे माइनस, CH5 पे क्या आने वाला है प्लस, Br पे क्या आने वाला है माइनस, तो OH माइनस जाएगा CH5 के पास, क्या प्रोडक्ट बनाएगा CH5OH प्लस, Ag प्लस के पास कौन जाएगा X माइनस, X माइनस कौन है यहाँ पर Br, तो Ag प्लस के पास कौन जा रहा है Br। नाउ CH5 को इथाइल, OH को हम क्या बोलते हैं अल्कोहल, तो नाम होगा एथिल अल्कोहल, इसे हम क्या बोलते हैं सिल्वर, Br का नाम क्या होता है ब्रोमाइड, इसका नाम होगा सिल्वर ब्रोमाइड। आई होप कि आपको बात समझ में आ गई होगी। तो अब बताओ हाइड्रोक्सिल समूह द्वारा हम इसका प्रतिस्थापन कर रहे हैं तो X हट रहा है और कौन लग रहा है OH लग रहा है, X हट रहा है और OH लग रहा है, एल्कोहल की फॉर्मेशन हो जाएगी। दो प्रकार से लगा सकते हैं, एक जलीय कास्टिक पोटाश से क्रिया करके और दूसरा हम नम सिल्वर ऑक्साइड से क्रिया करके। तो ये कन्वर्जन में बड़ी हेल्प करेगा आपकी कि जब हम कहेंगे कि भाई एल्किल हैलाइड से अल्कोहल बनाओ, एल्किल हैलाइड से क्या बनाओ अल्कोहल बनाओ, तो हैलाइड का X हटाना है OH लगाना है, कैसे लगा सकते हैं, या तो जलीय कास्टिक पोटाश से क्रिया करा दे या फिर नम सिल्वर ऑक्साइड से क्रिया करा दे, तो एल्किल हैलाइड किसमें कन्वर्ट हो जाएगा अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। हो सकता है आपसे कहे कि एथिल ब्रोमाइड से एथिल अल्कोहल बनो, एथिल ब्रोमाइड से एथिल अल्कोहल बनो, या मेथिल ब्रोमाइड से मेथिल अल्कोहल बनो। तो भाई बात तो वही हो रही है ना, X हट रहा है OH लग रहा है, तो X से हटाना OH लगाना, कार्बन पर तो कोई इफेक्ट पड़ नहीं था, यहाँ भी आ रहा है यहाँ भी आ रहा है, तो जितने कार्बन का आप R रखोगे उतने कार्बन का इधर मिल जाएगा। बात तो X हट के क्या लगने की है OH लगने की है, तो वो हम कैसे लगा सकते हैं कास्टिक पोटाश से क्रिया करके जलीय या फिर नम सिल्वर ऑक्साइड से क्रिया करके। इसे नोट करो फिर अब इसे रख लो, नोट कर लिए बहुत। चलिए अब हम बात करते हैं एल्कोक्सी 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 होता है एल्क के साथ ऑक्सीजन ग्रुप होगा, एल्क के साथ कौन होगा ऑक्सीजन, तो हम इसे बोलते हैं RO, एल्कोक्सी RO। समूह द्वारा प्रतिस्थापन, एल्कोक्सी समूह द्वारा प्रतिस्थापन। इस एल्कोक्सी को एल्कोक्साइड भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं एल्कोक्साइड, एल्क ऑक्साइड, एल्क ऑक्साइड दोनों मिलेंगे तो हम क्या कहेंगे एल्कोक्साइड, एल्कोक्साइड। तो जब हम एल्कोक्साइड के द्वारा प्रतिस्थापन करेंगे तो फॉर्मेशन किसकी होती है इथर, इथर का निर्माण, किसका निर्माण होता है इथर का निर्माण होता है, इथर बनेगा, ठीक है। बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ए पार्ट, विलियमसन की संश्लेषण, विलियमसन की शादी में विलियमसन संश्लेषण, संश्लेषण विधि। विलियम सिंथेसिस प्रोसेस, और इस पे लिख दो RMPM, क्या लिख दो RMPM, RMPM। इसका क्या मतलब है RMPM की फुल फॉर्म का मतलब, RMPM का मतलब है रखा मिलेगा पेपर में, क्या है बोलो रखा मिलेगा पेपर। बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, 100% डाइड रिएक्शन, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है बोलो एक बार, विलियमसन संश्लेषण विधि।
वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसमें होता क्या है, इसमें होता है, लिखो, जब एल्किल हैलाइड की सोडियम एल्कोक्साइड या सोडियम या पोटेशियम एल्कोक्साइड, ठीक है, सोडियम एल्कोक्साइड या पोटेशियम एल्कोक्साइड से क्रिया कराते हैं तो ईथर बनते हैं। जब एल्किल हैलाइड की सोडियम एल्कोक्साइड या पोटेशियम एल्कोक्साइड से क्रिया कराते हैं तो ईथर बनते हैं। ईथर बनाने की इस विधि को विलियमसन संश्लेषण विधि कहते हैं। ईथर बनाने की इस विधि को विलियमसन संश्लेषण विधि कहते हैं। चलो आगे, बड़ी आसान रिएक्शन है। होगा क्या भाई, हमारे पास जो पोटेशियम है इस पर आयनिक कंपाउंड है, प्लस होता है, O पे माइनस, ऐसे Na में प्लस होता है, O पे माइनस, ये आयनिक कंपाउंड हुआ करते हैं क्योंकि ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता बहुत ज्यादा होती है। सोडियम आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, तो ये इसका इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्ट कर लेगा, इस पे प्लस माइनस आएगा और इस पे प्लस आ जाएगा। अब देखना है नोट, R और X का बीच का बॉन्ड कैसे टूटेगा, विद्युत ऋणात्मकता दोनों में किसकी ज्यादा है, X की, तो बॉन्ड किधर को शिफ्ट होगा, X की तरफ को, यानी कि R पे प्लस और X पे माइनस। ये वाला बॉन्ड कैसे टूटने वाला है बताओ, R O पे माइनस और Na पे प्लस। बताओ X माइनस कहां जाएगा, हाँ सही कह रहे हैं आप, X माइनस जाएगा हमारे पास Na प्लस के पास, Na प्लस के पास, इसका माइनस इसके प्लस की ओर अट्रैक्ट होगा, इसका प्लस इसके माइनस की ओर अट्रैक्ट होगा। हो सकता है इसे R डैश बोल दो, R डैश मतलब ये R समान भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं समान भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं। तो R प्लस कहां जाएगा, O माइनस के पास, और फॉर्मेशन किसकी होगी, RO R डैश, RO R डैश या R डैश O R, एक ही बात, R डैश O R कह दो या RO R डैश कह दो, कोई दिक्कत नहीं। और प्लस क्या होगा, NaX नामकरण करते हैं, R मतलब एल्किल, X मतलब हैलाइड, R मतलब R सबसे पहले विनाइन का नाम लिखते हैं, विनाइन कौन है, Na प्लस, तो सोडियम, R को हम क्या बोलते हैं, एल, और साथ में क्या जुड़ रहा है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को हम ऑक्साइड बोलते हैं यहाँ पर, इसका नाम क्या होगा, सोडियम एल्कोक्साइड, सोडियम एल्कोक्साइड। R को हम क्या बोलते हैं, ईथर, R को हम क्या बोलेंगे, बोलो ईथर। चलिए बहुत बढ़िया, R की जगह आप रखो C2H5, X की जगह रख दो Br, नाम एथिल ब्रोमाइड, सही है। यहां पर R की जगह रख दो C2H5, सेम है, देखो दोनों R डैश और R बराबर रख सकते हो, अलग अलग भी रख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। O और N, इसका नाम क्या होगा, नाम देखो, Na को हम पहले Na का नाम लिखेंगे, नाम क्या होगा, सोडियम। C2H5 को हम बोलते हैं ईथ, दो कार्बन को ईथ बोलते हैं, दो कार्बन को क्या बोलते हैं, ईथ। ऑक्सीजन जोड़ दो क्या होगा, ऑक्साइड, तो इथॉक्साइड हो जाएगा, सोडियम इथॉक्साइड, C2H5ONA, सोडियम इथॉक्साइड, सोडियम ईथ ऑक्साइड। चलिए Na पे क्या आता है, बोलो प्लस, O पे माइनस, Br पे माइनस, C2H5 पे प्लस, Na प्लस कहां जाएगा, Br माइनस के पास, NaBr बाहर, C2H5 प्लस कहां जाएगा, O माइनस के पास, तो हमें क्या मिलने वाला है, C2H5O, C2H5 और साथ में क्या बाहर, NaBr। नाम क्या होगा इसका, नाम दो बार C2H5 है, मतलब दो बार इथाइल है, इसलिए इसे लिख सकते हैं डाई इथाइल, और कौन सी फैमिली है, इथर फैमिली, इसलिए इसका नाम लिखा जा सकता है डाई इथाइल ईथर, डाई इथाइल ईथर। बात समझ में आ गई, डाई इथाइल ईथर, बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन।
कैसे विलियम संश्लेषण विधि कैसे लिखेंगे कि जब एल्किल हैलाइड की सोडियम एल्कोक्साइड से क्रिया कराते हैं तो ईथर बनते हैं। ईथर बनाने की इस विधि को विलियमसन की संश्लेषण विधि कहते हैं। आप रिएक्शन दोगे, फिर R की जगह वैल्यू पुट करोगे, जैसे आप R की जगह आपने पुट किया C2H5Br, इस R की जगह पुट किया C2H5ONa, तो आपने प्रोडक्शन करा तो क्या बना डायएथिल। हो सकता है R की जगह किसी के दिमाग में आया कि मैं तो CH3 पुट करूंगा, तो भाई तो CH3 पुट कर ले। CH3 पुट करके क्या होने वाला है, कुछ भी नहीं, CH3Br। नाम क्या होगा मतलब इसका, CH3 को मिथाइल बोलते हैं और Br को क्या बोलते हैं, ब्रोमाइड, मिथाइल ब्रोमाइड। रिएक्शन किससे कराया, चलो यहां भी CH3 पुट कर दो, CH3ON। अब इसका नाम क्या होगा भाई, बोलो क्या नाम होने वाला है, पहले धनायन का नाम लिखते हो फिर ऋणायन का। धनायन Na, नाम क्या होगा इसका, सोडियम। एक कार्बन को मैथ बोलते हैं भाई, साथ में क्या जोड़ेंगे, ऑक्साइड, तो नाम क्या होगा, मिथॉक्साइड। इसका नाम क्या होगा, सोडियम मिथॉक्साइड। अब होने वाला है क्या बताओ, ब्रेकिंग कर दो, CH3 में प्लस आएगा और Br पे माइनस। यहाँ पर क्या होने वाला है, CH3 O पे माइनस और Na पे प्लस। ये प्लस माइनस के पास जाएगा और ये प्लस इस माइनस के पास जाएगा, मतलब Na प्लस के पास Br जाएगा तो Na Br बना लेगा। CH3 को माइनस के पास कौन जाएगा, CH3 जाएगा, तो हमें प्रोडक्शन किस चीज का मिलने वाला है, CH3O CH3 और साथ में हमें क्या मिलेगा, NaBr। इसका नाम बोलो, दो बार मिथाइल है इसलिए इसका नाम लिखा जाएगा डाइमिथाइल ईथर। डाइमिथाइल ईथर, इसका नाम क्या होगा, इसे हम बोलते हैं Na को सोडियम और Br को ब्रोमाइड, तो नाम क्या होगा, सोडियम ब्रोमाइड। आई होप कि आपको ये रिएक्शन समझ में आ गई कि विलियमसन की संश्लेषण विधि। ध्यान रखना, बड़ी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड से रिलेटेड बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे बहुत अच्छे से याद करो, भूलना नहीं बिल्कुल भी, नोट करो, हमें से रखो। नोट कर लिया, बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है ना, समझ में आ रही है ना, बहुत बढ़िया, अच्छे से मेहनत करते रहे। बी पार्ट लेते हैं, बी पार्ट, वहां पर हमने शुष्क नम सिल्वर ऑक्साइड से क्रिया कराई थी, यहां पर हम सिल्वर ऑक्साइड कैसे लेंगे, शुष्क सिल्वर ऑक्साइड से क्रिया, शुष्क सिल्वर ऑक्साइड। फॉर्मूला क्या होगा बोलो, Ag2, फॉर्मूला क्या होने वाला है, Ag2, शुष्क सिल्वर ऑक्साइड से क्रिया, शुष्क सिल्वर ऑक्साइड से क्रिया। फॉर्मेशन किसकी होगी, ऑब्वियसली ईथर की होगी। तो जब एल्किल हैलाइड की शुष्क सिल्वर ऑक्साइड से क्रिया कराते हैं, इसमें नमी नहीं बिल्कुल भी, शुष्क है बिल्कुल, शुष्क सिल्वर ऑक्साइड से क्रिया, सिल्वर ऑक्साइड कैसा है, शुष्क है, बिल्कुल ड्राई। जब मैं रिएक्शन कराऊंगा एल्किल हैलाइड की शुष्क सिल्वर ऑक्साइड से क्रिया, तो फॉर्मेशन किसकी होगी, ईथर की होगी, ROR, और बाय प्रोडक्ट क्या मिलेगा हमें, AgX। बैलेंस करूंगा, Ag कितने हैं, 2, तो 2 से मल्टीप्लाई हम यहां कर देंगे। X कितना होगा, 2, तो 2 से यहां कर देंगे। R कितने हैं, 2, तो ऑलरेडी R कितने हैं, 2, इसे हम क्या बोलते हैं, ईथर। चलो ब्रेकिंग देख लेते हैं इसकी, नोट देखो, नोट भाई हर रिएक्शन का नोट लिखते रहना, ताकि आप जब प्रैक्टिस करो तो आपको समझ में आ जाए कि रिएक्शन कैसे हो रही है। और जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो, मतलब लर्न कर रहे हो, तो ऐसे याद करना है, प्रैक्टिस करके देखने के। अगर हम एल्किल हैलाइड या उसकी सिल्वर ऑक्साइड या शुष्क ले, तो प्रोडक्शन क्या होगा, ब्रेकिंग करो। ब्रेकिंग कैसे भैया, एल्किल हैलाइड है, आप बताओ एल्किल हैलाइड कैसे ब्रेक होगा, R पे प्लस आएगा और X पे माइनस। अब मैंने बताया था फॉर्मूला कि इसकी वैलेंस इस पे जाती है, इसकी इस पे जाती है, तो अपोजिट चली जाएगी। भाई मेरे पास Ag2 है, तो इसकी इधर पहुंच जाएगी और यहाँ पर 1 होगा, वो यहाँ पर आ जाएगा, मतलब Ag में प्लस होगा और O पे क्या होगा, डाई माइनस। दो माइनस को दाखिल करने के लिए बताओ कितने R प्लस चाहिए, ये यहाँ जाएगा ना, प्लस माइनस के पास जाता है, तो एक प्लस को एक माइनस से तो दाखिल करेगा, माइनस है कितने, 2, इसलिए 2 माइनस को दाखिल करने के लिए हमें कितना R चाहिए, 2 R चाहिए।
तो हमें क्या लगा बताओ, क्या बनेगा, आर और आर ही तो बनेगा, क्योंकि दो आर जुड़ने हैं ओ से, कितना दो, Ag प्लस और x माइनस मिलकर क्या बनाएंगे, Agx बनाएंगे। तो इसलिए फॉर्मेशन क्या हो रही है बताओ, आर ओ आर की होती है, आर ओ आर, और बाय प्रोडक्ट के रूप में कौन बाहर निकला था, Ag प्लस और x माइनस Agx। आगे बात समझ, बोलो बात समझ में आ गई क्या? हाँ, अगर शुष्क सिल्वर ऑक्साइड है, शुष्क सिल्वर ऑक्साइड है तो ब्रेकिंग ऐसे हो जाएगी, लेकिन अगर नम ले तो ये वाटर को एब्जॉर्ब करके क्या बना लेता है, जल को एब्जॉर्ब करके क्या बना लेता है, Ag2O2H, मतलब AgOH बना, AgOH बना। चलो आर की जगह पुट करो C2H5, नाम C2H5 तो इथाइल, Br को ब्रोमीन। बहुत रिएक्शन किससे करा रहे हैं, सिल्वर ऑक्साइड। कैसा है, शुष्क है, बिल्कुल ड्राई है, कोई नमी नहीं है इसके अंदर। प्रोडक्शन किस चीज का होगा, आपको पता चल गया होगा भाई, ब्रेकिंग का। चलो इसकी ब्रेकिंग देखते हैं। यहाँ पर हमने देखा C2H5 पे क्या आने वाला है, प्लस, और Br पे क्या आने वाला है, माइनस। शुष्क है, इसकी वैलेंस इसके पास वापस चली जाएगी, इसके पास आ जाएगी, तो Ag पे एक आएगा, मतलब Ag प्लस, और O पे कितना आने वाला है, माइनस। C2H5 पे एक प्लस है, दो माइनस है, तो दो माइनस को दाखिल करने के लिए दो ही प्लस चाहिए, ये यहां जाएगा, और कितने हमारे पास C2H5 चाहिए, Ag प्लस Br माइनस मिलकर क्या बनाएंगे, Ag। तो अब बताओ प्रोडक्शन क्या होगा, C2H5O C2H5, क्योंकि दो C2H5 लग रहे हैं, बहुत बढ़िया। तो हमें क्या मिला है, C2H5O C2H5, और प्लस साथ में क्या मिला, Ag प्लस Br माइनस, मतलब हमें क्या मिला, Ag सिल्वर ब्रोमीन। इसका नाम क्या होगा, दो C2H5 है मतलब डाई, और C2H5 का नाम होता है एथिल, तो डाई एथिल, और चूंकि ईथर फैमिली है इसलिए इसे क्या कहेंगे, डाई एथिल। अगर आप मिथाइल ब्रोमाइड लेते और शुष्क सिल्वर ऑक्साइड से क्रिया कराते तो डाइमेथिल ईथर बन जाता। बात समझ में आ गई, रिएक्शन समझ में आ रही है, कोई दिक्कत तो नहीं है, नॉट पॉसिबल, बहुत नॉट पॉसिबल, बहुत बढ़िया, समझ में आनी चाहिए बात। इसे रफ करूं, अब हम बात करेंगे तीसरी रिएक्शन, साइनाइड, साइनाइड Cl समूह द्वारा प्रतिस्थापन, Cl द्वारा प्रतिस्थापन। Cl को नाइट्राइल भी बोलते हैं, तो जो प्रोडक्ट का नाम होगा वो हमारे पास एल्किल साइनाइड RCl मिलेगा ना, तो एल्किल साइनाइड या एल्केन नाइट्राइल, एल्केन नाइट्राइल लिख सकते हैं भाई आप हिंदी में भी, एल्केन नाइट्राइल, एल्केन साइनाइड है ना, एल्किल साइनाइड, एल्किल साइनाइड, या एल्किल नाइट्राइल भी बोलते हैं इसको, एल्किल नाइट्राइल, एक ही बात है मतलब, एल्किल नाइट्राइल मतलब Cl को नाइट्राइल भी बोलते हैं कुल मिलाकर। तो साइनाइड समूह द्वारा प्रतिस्थापन की बात करें, इसके अंदर एक रिएक्शन लेते हैं, तो जब हम एल्किल हैलाइड की अल्कोहलिक पोटेशियम साइनाइड, अल्कोहलिक क्या लेना है, पोटेशियम साइनाइड, कैसा लेना है, अल्कोहलिक लेना है, अल्कोहल में मिला रखा है पोटेशियम साइनाइड, वहां पर जल ही ले रहे थे तो जल में मिला रखा था, यहाँ पर हमने अल्कोहल में मिला रखा है, मतलब एथिल अल्कोहल के अंदर अल्कोहलिक पोटेशियम साइनाइड से क्रिया कराते हैं तो एल्किल साइनाइड बनते, एल्किल साइनाइड बनते, ठीक है। क्या है रिएक्शन, जब हम एल्किल हैलाइड की अल्कोहलिक, ये इंपोर्टेंट है, ये भी इंपोर्टेंट रिएक्शन है, जब एल्किल हैलाइड की और अल्कोहलिक
पोटेशियम साइनाइड से क्रिया कराते हैं तो क्या बनते हैं, तो एल्किल साइनाइड बनते हैं। बस क्या बनते हैं, एल्किल साइनाइड बनते हैं। तो इसकी मैकेनिज्म देखो, नोट देखो, नोट। अब यहां देखो R और X के बीच का बॉन्ड ब्रेक होना है। R और X के बीच का किसकी तरफ को ब्रेक होगा, R की तरफ को, क्योंकि पोलर है, R पे प्लस और X पे माइनस। भाई ये पोलर नेचर होता है, ध्यान रखना है पोलर नेचर को। तो R पे प्लस और X पे माइनस। यहां की अगर मैं बात करूं तो K पे प्लस होगा और Cl पे माइनस होगा, क्योंकि अभी हमने देखा था ये एक आयनिक कंपाउंड होता है। आयनिक कंपाउंड मतलब K पे प्लस और Cl पे माइनस। अब बताओ R प्लस कहां जाएगा, Cl के पास, कोई डाउट, भाई प्लस माइनस के पास जाएगा। K प्लस कहां जाएगा, X के पास, सिंपल। K प्लस कहां जाएगा, X के पास, तो KX। तो फॉर्मेशन किसकी हुई, RCl की, और प्लस किसकी हुई, KX। R मतलब एल्किल, Cl मतलब साइड, एल्किल साइड। R की जगह आपने रख लिया मान लीजिए CH3 और X की जगह आपने रखा Br, नाम बोलो मिथाइल ब्रोमीन, बहुत बढ़िया, मिथाइल ब्रोमीन। इसकी रिएक्शन आपने पोटेशियम साइनाइड से करी, तो पोटेशियम साइनाइड कैसे लिया आपने, अल्कोहल। तो बताओ क्या होने वाला है, K पे प्लस Br पे माइनस, तो यहां से क्या बाहर होगा, KBr बाहर होगा, मिलेगा क्या, CH3Cl, CH3Cl और साथ में क्या बाहर, KBr। CH3 का नाम मैथिल, Cl को हम क्या बोलते हैं, साइनाइड, इसका नाम होगा मैथिल साइनाइड, और इसे हम बोलेंगे पोटेशियम ब्रोमाइड। बात समझ में आ रही है। आपने देखा यहां पर आपने कितने कार्बन का अभिकर्मक लिया, एक कार्बन का, एक ही तो कार्बन है मिथाइल ब्रोमाइड में, बोलो जल्दी से, मिथाइल ब्रोमाइड में कितने कार्बन है, एक है ना। प्रोडक्ट कितने कार्बन का बना, प्रोडक्ट में कितने कार्बन है, एक ये वाला और एक ये वाला। मतलब अगर हम एल्किल हैलाइड की रिएक्शन पोटेशियम साइनाइड से करा दे तो एक कार्बन की चेन इंक्रीज हो जाती है। तो अगर मुझे एक कार्बन के उत्पाद से, सॉरी एक कार्बन के अभिकर्मक से दो कार्बन का उत्पाद बनाना होगा तो मैं इस रिएक्शन को कर सकता हूं। ये रिएक्शन अप्लाई की जा सकती है कन्वर्जन, तो हम कन्वर्जन करेंगे। जब एक कार्बन से दो कार्बन का हमें कन्वर्जन बनाना होगा तो हम इस रिएक्शन का अप्लाई कर सकते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने में यूज होती है। अभी हम बनाएंगे, फिलहाल आप इसे नोट करें अच्छे से। मान लीजिए आपकी जगह आप C2H5 रख रहे हैं, इधर रख दूं, चलो C2H5, X की जगह Br रख रहे हैं, इसका नाम क्या होगा, C2H5 को एथिल, Br को हम क्या बोलेंगे, ब्रोमाइड। एथिल ब्रोमाइड की रिएक्शन अगर मैं पोटेशियम साइनाइड से कराऊं, और कैसा होना चाहिए पोटेशियम साइनाइड, अल्कोहल। प्रोडक्शन बोलो क्या होगा, यहां से Br माइनस K प्लस मिलकर KBr बाहर करेंगे, प्रोडक्शन होगा C2H5 Cl का, और साथ में क्या बाहर होगा, Kb। इसका नाम C2H5 को एथिल बोलते हैं, Cl को हम क्या बोलते हैं, साइनाइड, एथिल साइनाइड। या आप इसे बोल सकते हैं तीन कार्बन है, 1 2 3, टोटल कार्बन कितने, तीन कार्बन के एल्केन को बोलते हैं प्रोपेन, और साथ में हम क्या जोड़ेंगे, नाइट्राइल जोड़ेंगे। या आप इसे क्या बोल सकते हैं, प्रोपेन नाइट्राइल भी बोल सकते हैं, प्रोपेन नाइट्राइल, एथिल साइनाइड या फिर प्रोपेन नाइट्राइल, ये आईपीएस से नेम है। ठीक है, बात समझ में आई, इसे नोट करो, फिर इसके बारे में कुछ और बातें पढ़ो, इसे जल्दी से नोट करो। नोट कर लिया, अब ये जो हमारे पास एल्किल साइनाइड बना, इस एल्किल साइनाइड से हम बहुत प्रोडक्ट बना सकते हैं। कौन कौन से, चलिए आइए, ये जो एल्किल साइनाइड है, ये जो Cl है, इससे हम डिफरेंट कंडीशन में डिफरेंट प्रोडक्ट बना सकते हैं। पहला, अगर हम इसका आंशिक रूप से जलावधन करते हैं, आंशिक जलावधन, अगर हम इसका आंशिक जलावधन करेंगे तो ये प्रोडक्ट बना देगा MrCONH। अभी बताऊंगा कैसे बनेगा, टेंशन न लो बिल्कुल भी। एक भी ऑर्गेनिक रिएक्शन रटने के लिए आप, एक रिएक्शन भी रटने के लिए, सब रिएक्शन का सॉल्यूशन दूंगा, सब रिएक्शन का नोट दूंगा, बस आपको मेहनत करनी है अच्छे से सब रिएक्शन का। अगर हम एल्किल साइनाइड का जलावधन करते हैं, जलावधन मतलब जल से क्रिया कराना, और कैसा होना है, आंशिक होना, मतलब कंप्लीटली कराना,
कंप्लीट नहीं कराना, आंशिक रूप से कराना। तो फिर फॉर्मेशन किसकी होगी? एमाइड की होगी। और अगर पूर्ण जल अपघटन करते हैं, पूर्ण जल अपघटन, तो फॉर्मेशन कार्बोक्सिलिक एसिड की होगी। फॉर्मेशन किसकी होगी? कार्बोक्सिलिक एसिड की। अगर पूर्ण जल अपघटन कर दें तो Cn ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एसिड ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। कब? जब पूर्ण जल अपघटन, पूर्ण जल अपघटन पर Cn ग्रुप एसिड ग्रुप, एसिड ग्रुप कौन सा होता है? COH, COOH, इसे हम एसिड ग्रुप बोलते हैं। तो Cn ग्रुप पूर्ण जल अपघटन पर एसिड ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर मैं एल्किल साइनाइड का अपचयन करा दूं सोडियम ईथर की प्रेजेंस में, सोडियम अल्कोहल की उपस्थिति में, सोडियम अल्कोहल मतलब एथिल अल्कोहल CH5OH की उपस्थिति में अगर हम अपचयन करा दें, बोलो क्या करा दें? अपचयन। अपचयन में हम हाइड्रोजन से क्रिया कराते हैं, नेसेंट हाइड्रोजन, नवजात हाइड्रोजन जोड़ते हैं। तो जब मैं ये जोड़ूंगा तो ये एमीन की फॉर्मेशन करेगा, जिसे हम प्राथमिक एमीन बोलते हैं, प्राइमरी एमीन, प्राइमरी एमीन, प्राथमिक एमीन बनाएगा। कौन सी एमीन बनाएगा? बोलो प्राथमिक एमीन। बात समझ में आ रही है? कब? जब मैं इसका क्या करूंगा? सोडियम अल्कोहल की उपस्थिति में अपचयन कर दूंगा तो ये हमारे पास क्या बना लेगा? प्राथमिक एमीन बना। तो चलो पहले मैं पहली रिएक्शन बताता हूं आपको। मेरे पास ये साइनाइड है, C और N के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है। C और N के बीच क्या होता है? बोलो ट्रिपल बॉन्ड। ये एल्किल साइनाइड, एल्किल साइनाइड। भाई नोट में नोट कर लेना इसको, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। देखो कन्वर्जन में भी यूज होगी और ऑर्गेनिक से रिलेटेड वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये देखो 2019 में भी ये क्वेश्चन आया था, 2019 और 20 में भी ये वाला कि अगर हम एल्किल साइनाइड का इसकी उपस्थिति में उपचयन करें तो प्राथमिक एमीन बनेगा। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी जा चुका है, बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो नोट डाल लेना नोट में जब लिखते हैं। एल्किल साइनाइड का हमने जल अपघटन करा, वाटर डाला, क्या डालते बोलो? वाटर। वाटर क्या करता है? आयनिक बॉन्ड को कमजोर करता है, बॉन्ड को ब्रेक करता है, बॉन्ड टूट जाएगा। C और N के बीच ट्रिपल बॉन्ड है, आपको पता है इसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड में पाई बॉन्ड होते हैं। ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है? 2 पाई और 1 सिग्मा होता है। हमें पता है कि पाई बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए अप्रोक्सीमेटली लगभग 63 किलो कैलोरी पर मोल की ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जबकि सिग्मा बॉन्ड को तोड़ने के लिए कितने की? 83 किलो कैलोरी पर मोल की आवश्यकता होगी। बताओ कौन सा बॉन्ड पहले टूट जाएगा? पाई को तोड़ने के लिए 63, सिग्मा को तोड़ने के लिए 83। सिग्मा मजबूत है ना, पाई कमजोर है ना, तो पाई को तोड़ने के लिए कम ऊर्जा चाहिए, सिग्मा को तोड़ने के लिए ज्यादा। पाई बॉन्ड बने हुए हैं, आराम से ब्रेक हो जाएगा। और बॉन्ड किसकी तरफ को ब्रेक होगा? जिसकी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है। बॉन्ड कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में बनता है। और हमने एक चीज पढ़ रखी है, फोन ClBr, चेक कर लेते हैं। फोन ClBr डैश है कार्बन, डैश है हाइड्रोजन, और यहाँ पर कौन आती है? मेटल। मेटल में कौन आ सकते हैं? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, है ना, मैग्नीशियम, कैल्शियम आदि ये आ सकते हैं। अब देखो बॉन्ड जो बनता है वो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में बनता है। ये विद्युत ऋणात्मकता का बढ़ता क्रम है, सबसे ज्यादा फ्लोरीन की है, उससे कम ऑक्सीजन, उससे कम नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन की विद्युत ऋणात्मकता बहुत ज्यादा है कार्बन से, तो बॉन्ड किसकी तरफ को टूटेगा? बोलो कार्बन की तरफ को टूटेगा। अब मैं इसे हटा दूं, बॉन्ड नाइट्रोजन की तरफ को टूटेगा, सॉरी, क्योंकि नाइट्रोजन की विद्युत ऋणात्मकता बहुत ज्यादा है। बॉन्ड जब नाइट्रोजन की तरफ को टूटेगा तो नाइट्रोजन पे क्या आने वाला है? माइनस, कार्बन पे क्या आने वाला है? पल्ले पटले कुछ बात भाई, कार्बन और नाइट्रोजन में विद्युत ऋणात्मकता किसकी ज्यादा है? नाइट्रोजन की। तो बॉन्ड किसकी तरफ को टूटेगा? नाइट्रोजन की तरफ को। नाइट्रोजन पे माइनस, कार्बन पे प्लस। आ गई बात समझ में? अब देखो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूं, बॉन्ड टूट गया तो डबल बॉन्ड बचा, N पे क्या आ गया? माइनस, C पे क्या आ गया? प्लस। अब ये जल के अंदर पड़ा हुआ है, जल अपघटन कर रहे हैं, तो वाटर कैसे ब्रेक होता है? H+ और OH-। जल कैसे टूटता है? H+ और OH- में। बताओ H+ कहां लगेगा? N के पास, भाई माइनस के पास ही तो प्लस लगेगा। OH कहां लगेगा? C के पास। तो इसका मतलब हमारे पास C से तो जुड़ गया OH, C से तो कौन जुड़ गया? OH डबल बॉन्ड, N से कौन जुड़ गया? H।
लेकिन अभी तो एक पाई बॉन्ड टूटा है, अभी तो एक और पाई बॉन्ड है इसके अंदर, तो वो भी टूटेगा। तो फिर से देखो NOH डबल बॉन्ड NH, फिर से आपने वाटर डाल दिया, जल अपघटन करा दिया, क्योंकि जल के तो बहुत सारे मॉलिक्यूल हो गए वहां पर। फिर से बॉन्ड किसकी तरफ को टूटेगा, नाइट्रोजन की तरफ को टूटेगा, ऋणात्मक था क्योंकि नाइट्रोजन की ज्यादा है। फिर से नाइट्रोजन पे माइनस आएगा और C पे फिर से प्लस आएगा, फिर से C OH लग जाएगा, फिर से N से कौन लग जाएगा, H लग जाएगा। तो चेक करो R OH OH और फिर से N से क्या लग गया, H लग गया। यहाँ पे एक H, यहाँ NH2 OH, यहाँ COH। अब ध्यान रखना एक बात कि जब भी एक कार्बन पर दो OH हो जाए उसे हम अस्थायी कंडीशन बोलते हैं, अस्थायी, उसे हम क्या बोलते हैं, अस्थायी कंडीशन। अस्थायी अनस्टेबल है, ये इस अवस्था में रुक ही नहीं सकता, इसे बोलते हैं अस्थायी अवस्था, इस अवस्था में रुक ही नहीं सकता है। होता क्या है फिर, होता यह है कि यहां से जब एक कार्बन पर दो H हो जाते हैं तो आपस में मिलकर एक H2O का मॉलिक्यूल निकाल देते हैं। मतलब एक से तो OH निकलता है और एक से क्या निकलता है, H निकलता है। एक से OH और एक से H प्लस OH माइनस मिलकर क्या बाहर कर देंगे, H2O को बाहर कर देंगे। आ रही बात समझ में? तो देखो एक वैलेंस इसकी खाली हो जाएगी, एक इसकी खाली हो जाएगी, तो आपस में जुड़ जाएगी, तो यहाँ क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। कैसे मैं दिखा देता हूँ, दिखा देते हैं, टेंशन नहीं लेनी। बॉन्ड टूटेगा ऑक्सीजन की तरफ क्योंकि H प्लस निकलना है यहाँ से, O पे आएगा माइनस। बॉन्ड टूटेगा कार्बन और ऑक्सीजन के बीच बन रहा है, तो कार्बन और ऑक्सीजन में विद्युत ऋणात्मकता किसकी ज्यादा है, ऑक्सीजन की, तो बॉन्ड किसकी तरफ को टूटेगा, ऑक्सीजन की तरफ। तो इस पे OH पे माइनस, इस पे प्लस, OH माइनस H प्लस मिलकर तो वापस क्या बना लेंगे, H2O बना लेंगे। अब O पे माइनस और C पे प्लस, O पे माइनस और C पे प्लस, इसके कारण C पे प्लस आया, इसके कारण O पे माइनस है, तो प्लस माइनस मिलकर एक और बॉन्ड बना लेंगे। तो देखो क्या बना, R C डबल बॉन्ड ONH, इसे हम बोलते हैं एमाइड, इसे हम क्या बोलते हैं, एमाइड। बनाना आंशिक जल अपघटन जब हमने करा, आंशिक जल अपघटन जब हमने करा तो क्या बना, एमाइड। बात समझ में? साइनाइड का जल अपघटन करा, बॉन्ड टूटा, C पे N पे माइनस, C पे प्लस, N माइनस के पास H प्लस लगेगा, C प्लस के पास OH लगेगा, लेकिन अभी तो एक ही पाई बॉन्ड टूटा था, एक और टूटना बाकी था, एक और टूटा तो फिर से एक OH लग गया, फिर से एक H लग गया, NH2 हो गया। एक कार्बन पर दो H कभी नहीं रह सकते, वापस में मिलकर क्या निकाल देते हैं, H2O को, तो OH एक से निकलेगा, H यहाँ से निकलेगा, H2O बाहर, तो इस पे माइनस और इस पे प्लस मिलकर क्या बना लेंगे, डबल एमाइड। ये बात समझ में आ गई, आ गई बात समझ में? चलिए अब यहीं पर मैं यहीं पर इससे आगे चलो, अगर इससे आगे चलो तो कंप्लीट पूर्ण जल अपघटन, पूर्ण जल अपघटन पर ये जो C और N के बीच का बॉन्ड है ये भी टूटता है। पूर्ण जल अपघटन अगर हम जल अपघटन क्या करते हैं, पूर्ण करते हैं, पूर्ण जल अपघटन कंप्लीट करते हैं, तो ये वाला बॉन्ड भी टूटेगा और ये बॉन्ड भी किसकी तरफ को टूटेगा, N की तरफ को। N पे क्या आएगा, माइनस, C पे क्या आएगा, प्लस। भाई C पे प्लस आ रहा है, N पे माइनस, N से क्या लगेगा, H, तो NH3 हो जाएगा, C से क्या लगेगा, OH, तो ये क्या मिलेगा, C डबल बॉन्ड OH, और साथ में क्या बाहर हो जाएगी, NH3 अमोनिया। ये क्या बन गया आपके पास, कार्बोक्सिलिक एसिड। आई क्यों बात समझ में? क्या बन गया, कार्बोक्सिलिक एसिड। यानी कि एसिड का बन रहा है जब पूर्ण जल अपघटन, आंशिक तो पाई बॉन्ड टूटेगा, लेकिन पूर्ण पर सारे बॉन्ड टूट जाएंगे C और N के बीच के, सारे जितने भी होंगे C और N के बीच के सारे बॉन्ड टूट जाएंगे पूर्ण जल अपघटन। बात समझ में आ गई? तो सारे बॉन्ड टूटेंगे तो ये भी टूटेगा, NH2 पे माइनस, NH2 पे माइनस तो यहाँ से H प्लस आएगा, वो NH3 बना लेगा, C पे प्लस, यहाँ से OH आएगा, तो RC डबल बॉन्ड को, और यहाँ से कौन आने वाला है, OH, तो OH कार्बोक्सिलिक एसिड। ये बात समझ में आ गई? इसे नोट करो, इसे नोट कर दो, फिर रफ कर दो, रफ कर दो, ये वाला पॉइंट रह गया बस हमारा, समझाना, रफ कर दो। देखते हैं अब चलिए, C और N के बीच के ट्रिपल बॉन्ड एल्किल साइड, अगर मैं अपचयन करूं तो जब मैं अपचयन करता हूं, याद रखना हमेशा अपचयन पर जब भी मैं अपचयन करूंगा, जब भी हाइड्रोजन जोड़ूंगा तो
तो दो प्रकार के हाइड्रोजन जोड़ता हूं, एक H पे प्लस होता है और एक H पे माइनस। मान के चलो ऐसा, जब भी हम अपचयन कराएंगे हमेशा जब भी अपचयन कराएंगे तो दो प्रकार के हाइड्रोजन जोड़ते हैं, एक H प्लस और एक H माइनस, एक H प्लस और एक H माइनस। तो जब मैं अपचयन करूंगा तो बॉन्ड टूटेगा N की तरफ को, एक इस पे माइनस, मैं चेक कर लो C डबल बॉन्ड है, इस पे माइनस और इस पे प्लस। अब मैं अपचयन कर रहा हूं, दो तरह के हाइड्रोजन जुड़ेंगे, एक H प्लस और एक H माइनस। H प्लस कहां लेगा? N से, माइनस कहां लेगा? C से। तो ये RCH डबल बॉन्ड NH होगा नहीं होगा? बोलो RCH डबल बॉन्ड NH होगा। R ये H यहां लग गया, CH ये वाला CH डबल बॉन्ड NH। लेकिन अभी तो पाई बॉन्ड एक और है तो वो पाई बॉन्ड भी टूटेगा, तो फिर से यानी कि दो हाइड्रोजन यहां, दो हाइड्रोजन यहां, फिर से पाई बॉन्ड टूटेगा। तो किसकी उपस्थिति में टूट रहा है? NaCH5 OH की उपस्थिति, फिर से बॉन्ड ऐसे शिफ्ट होगा, फिर से क्या होने वाला है? एक H यहां लगने वाला है और एक H यहां लगने वाला है। हमें क्या मिलेगा? RCH2NH, ये प्राइमरी एमिन क्या मिल जाएगा? प्राइमरी। तो ये मैंने आपको समझा दिया कि भाई अगर एल्किल साइनाइड का आंशिक रूप से जल अपघटन हो तो हैमाइड बनता है, पूर्ण जल अपघटन तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, और अगर इसका अपचयन करा दूं तो फिर ये क्या बनेगा? एमीन बनेगा। ये आगे भी रिएक्शन आएगी सारी, बहुत रिएक्शन आएगी, बहुत बार आएगी, इतनी बार आएगी कि आप थक जाओगे याद करते करते। आप कहोगे ये तो बस अब आ गया, नींद में भी आप उसी को कहोगे कि हाँ कुछ भी करा दो, टेंशन नहीं लेनी, बिल्कुल भी प्रैक्टिस करनी है। तो आज हम यही अपने लेक्चर को समाप्त करते हैं। आई होप कि आज का लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा, सारी चीजें समझ में आ गई होगी। तो इसको अच्छे से करते रहिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, अभी भी कोई दिक्कत हो रही है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।